और उस बयान पर घमासान मचा हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव के रण में आए दिन नेताओं के तीखे बोल सुनने को मिल रहे हैं। हर रोज नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लिए, जनता में विपक्ष के लिए आक्रोश है। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दरअसल कौशांबी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका गठबंधन 400 पार के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही कोई नीति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जिसका नतीजा है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश में बीजेपी के प्रत्याशी सामान्य नहीं रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये पीएम मोदी के कार्यों को लेकर जन विश्वास का प्रमाण है। वहीं राजा भैया के गढ़कुंडा में भी अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए कुंडा विधायक राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मतदाताओं से अपनी शक्ति जानने और उसके सही उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि कोई भी राजा लोकतंत्र में नहीं, और लोकतंत्र में रानी के पेड़ से पैदा नहीं होता, वो ईवीएम से पैदा होता है। ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। राजा और रंक बनाने का काम आप मतदाता भाइयों में है। बता दें कि कौशांबी से पहले अनुप्रिया पटेल ने सिराथू के कल्याणपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के शासन में किए गए विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से वोट की अपील की। तो वहीं कुल मिलाकर स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले वो बयान और एक रिपोर्ट सुनवाते हैं, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। देखिए, वो एक्सीडेंटल सांसद और मंत्री है, जो भी उनको शायद जानकारी नहीं है। जो भी पैदा होता है किसी न किसी कुल से पैदा होता है, और कुल में पैदा होता है, और ईवीएम से नेता पैदा होते हैं, जनसेवक पैदा होते हैं। हमारा संविधान नेता नहीं, जनसेवक पैदा होते हैं। संविधान जब बना तो 1947 में रियासतें खत्म हो गई। उसके बाद जनसेवक पैदा हुए हैं, और जनसेवक के रूप में राजा भैया ने जब दल बनाया, उन करीब हमारे ख्याल से 32 साल से आदरणीय राजा भैया एमएलए हैं, उनके नाम पर हम एमएलसी हैं, विनोद एमएलसी हैं। और जनसत्ता दल एक ऐसा दल है, जब से दल राजा भैया ने बनाया तो पैदा होते ही उसके दो एमएलए, एक एमएलसी, दोनों सदनों में उसका नेतृत्व है। और यही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष और 11 एमएलसी, अन्य मिलाकर 11 प्रमुख उनके जनसत्ता दल के हैं। और ये समाज के साथ साथ में कुंडा बिहार और सभी राजा भैया के चाहने वालों का और कार्यकर्ताओं का अपमान है। नहीं, हमने पहले भी आपसे कहा कि जो भी दल उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं वो किसी न किसी गठबंधन से पैदा हुए हैं। जनसत्ता दल एक ऐसा दल है जो बिना गठबंधन के पैदा हुआ है। बिना, आप देख लीजिए कि इसके पहले कोई अपना दल का एमएलए नहीं हुआ, कोई एमपी नहीं हुआ। आज भाजपा से अलग हो जाए, अकेले एमएलए नहीं जीत सकते हैं। हम तो ईवीएम से पैदा हुए हैं मान लीजिए, लेकिन जनसत्ता दल तो ईवीएम से पैदा हुआ है, वो तो अकेले ईवीएम से भी नहीं पैदा हो सकते हैं बिना सहयोग के। ये तो परिवार के, समाज के और कार्यकर्ताओं पे है कि वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते। तो आप जानते हैं कि राजा भैया ने तो कह दिया था कि इस चुनाव में हमें किसी के पक्ष में बोलना ही नहीं है। लेकिन इस टाइप की जो नहीं बोल रहा है, जो उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, उसके खिलाफ बोलना
उस मंच से भारतीय जनता पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एक के बाद बयान सामने आ रहे हैं, वहीं शनिवार को अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल का एक बयान सामने आया, जिसपे उन्होंने कहा है कि ऐसे स्वघोषित राजाओं को, जो अपने कुंडा को अपनी जागीर मानते हैं, उनको लेकर उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि ऐसे लोगों को का भ्रम तोड़ने का सुनहरा अवसर। उन्होंने ये भी कहा, मतदाताओं से अपील की कि मतदाता ही सर्वशक्तिमान होते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो स्वघोषित राजा हैं, जो मानते हैं कि कुंडा उनकी अपनी राजगीर। तो अनुप्रिया पटेल का ये बयान बहुत तेजी से अब वायरल हो रहा है। इसके कई सारे राजनीतिक मायने हो सकते हैं। हमारे साथ खास एक पैनल है, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। विनम सेन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जमीर खान राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले बताइए, ये खबर है क्या, किस वजह से अनुप्रिया पटेल अचानक से सुर्खियों में आ गई, जिसकी वजह से हमें चर्चा करना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये पूरा मामला यू टर्न का है। राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट किया, उसके बाद से ही हर कोई बहुत मुतमईन इस बात से था कि भले ही समाजवादी पार्टी उन्हें अप्रोच कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे तक गई, लेकिन राजा भैया ने मन की बात सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। नतीजा हमने देखा कि जितने भी कैंडिडेट्स थे, यानी 8 के 8 कैंडिडेट्स थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जीते। लेकिन इस बात को लेकर आगे लोकसभा चुनाव में भी ये समझा जा रहा था कि बिना कहे राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अंदरूनी सपोर्ट देंगे। राजा भैया ने एक निष्पक्ष बयान दिया कि वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं और ना विरोध में है। इस बात से कहीं ना कहीं ना सिर्फ कुंडा बल्कि आसपास की वो सीटें, चाहे वो विधानसभा या फिर कहा जाए मास की बात की जाए, जो विधानसभा में रहने वाले लोग लोकसभा में भी वोट करते हैं, उन पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। यानी 3 से 4 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा के आसपास के इलाके हैं, और ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि राजा भैया का एक स्टैंड लेना कि वो निष्पक्ष रहेंगे, किसी की तरफ नहीं जाएंगे, जनता खुद निर्णय ले, उनकी तरफ से कोई दबाव या किसी तरह से कोई किसी के लिए समर्थन नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की तरफ से दूसरे अंदाज में लिया गया, और उन्होंने चैलेंजिंग मोड में मन से ये कह डाला कि कोई भी राजा किसी माँ के पेट से नहीं बनता, ईवीएम से राजा बनता है। जिस पर अभी हम सुन रहे थे गोपाल, अक्षय प्रताप गोपाल जी का बयान, जो एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, राजा भैया कुल से राजा हैं, लेकिन ईवीएम से वो लोग राजा बने, और ईवीएम किसी को राजा नहीं बनाती, ईवीएम सिर्फ नेता बनाती है। और ये भी उन्होंने तंज कसा कि अनुप्रिया पटेल को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, हमने किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष की बात नहीं की, ये कुंडा के लोग राजा भैया के चाहने वालों का अपमान है, और इसका नतीजा कुछ और होगा। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि इसका नतीजा क्या होगा, कितना असर ये बयान चुनाव पर डालता है, ये बिल्कुल, इसका नतीजा क्या होगा ये राजनीतिक विश्लेषक बेहतर बता सकते हैं। राजनीतिक यू टर्न के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक से समझते हैं कि इस बयान के क्या सियासी मायने होंगे। विनम्र सेन जी हमारे साथ हैं। विनम्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से राजा भैया को लेकर एक बयान दिया, नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने सीधे ये बोला था कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं पैदा होता, ईवीएम बटन से पैदा होता है। तो राजा भैया इस लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव रखते हैं कुंडा के अलावा? क्या इस बयान का राजनीतिक महत्व, कितना असर पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम के जिस पर आज चर्चा आपने रखी है, इसके 2 पक्ष हैं। एक इंडिया गठबंधन की तरफ, एनडीए गठबंधन के दृष्टि से, दूसरा राजा भैया की दृष्टि से। ये 2 पक्ष। पहली बात एनडीए गठबंधन की दृष्टि से, मुझे ये लगता है कि जो गलती 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कुंडा पर कुंडी लगाने वाला बयान और इस प्रकार के अनर्गल बयान दे करके जो गलती की थी, और राजा भैया को अनावश्यक हाइप दे दिया और जनता को आक्रोशित कर दिया, और एक इमोशनल कार्ड खेलने का अवसर दे दिया राजा भैया को पिछली बार, वही गलती अनुप्रिया पटेल ने इस बार, मुझे ऐसा लगता है कि कर दिया। जी, ठीक है। क्योंकि राजा भैया का प्रभाव आप देखिए तो प्रतापगढ़ के 2 विधानसभा और कौशाम्बी की 2 विधानसभा, इस 4 विधानसभा के आगे उनका कोई प्रभाव नहीं है। उनका ऐसा नहीं है कि सुल्तानपुर में प्रभाव है, उनका ऐसा नहीं है कि जौनपुर में प्रभाव, उनका ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में प्रभाव है, बगल के जिले जो रायबरेली में कोई प्रभाव नहीं है, उनका उसी 4 विधानसभा में प्रभाव दिखाई पड़ता है।
लेकिन उस 4 विधानसभा में भी उनके प्रभाव को और मजबूत करने का काम ऐसा अनर्गल बयान देता है। दूसरा पक्ष जो 1 मिनट का और समय चाहूंगा, दूसरा पक्ष भारतीय राजा भैया के दृष्टिकोण से मुझे ये लगता है कि ये गठबंधन न करके राजा भैया ने अपने को कमजोर किया। उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर यह सवाल उठाता है कि उन्होंने एनडीए के साथ जाना क्यों नहीं कबूल किया। क्यों? आप देखिए कि 2014 के चुनाव के पहले अनुप्रिया पटेल जो इतना बढ़ बढ़ के बोल रही हैं टीवी चैनल पर और मंचों पर, चुनावी मंचों पर, इनकी भी हैसियत जनसत्ता दल की तरह ही थी। 4-5 सीटों से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं थी, लेकिन सही समय पर सही गठबंधन के साथ जाकर देखिए आज अपना दल ने अपनी एक पहचान बना ली, देश भर में एक अच्छा खासा मान सम्मान कमा लिया, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर लिया। यही काम राजा भैया भी भाजपा या किसी और गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के अपने को और ताकत ग्रहण कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि छोड़ दिए। ठीक है रोशन जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए विनम्र जी कह रहे हैं कि राजा भैया जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ कुछ 4 विधानसभा क्षेत्रों के से ज्यादा जो है वो प्रभाव नहीं रखते। वहीं उन्होंने एक तुलना अनुप्रिया पटेल की ये किया कि अनुप्रिया पटेल ने राजनीति को समझा और कमोबेश यही अगर चाहते तो राजा भैया करते तो राजनीतिक स्तर पर अपनी कद को और बढ़ा लेते। क्या राजा भैया इसमें पीछे रह गए? क्या अनुप्रिया पटेल आगे निकल गई? सबसे पहली चीज तो इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को और इसके स्टाफ और हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी जो बैठे हुए हैं सबका अभिवादन करता हूं और बात शुरू करता हूं जी। देखिए राजा भैया की तुलना अनुप्रिया पटेल जी से करना थोड़ा सा उचित नहीं है। सबके अपने राजनीतिक दांव पेच हैं और पृष्ठभूमि है। राजा भैया का प्रभाव जहां तक मैं देख पाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता भी है कि ऐसा है। देखिए राजा भैया तटस्थ रहे इस चुनाव में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपील कर रहा हूं या इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अब अगर वो निष्पक्ष रहे और उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि भाई जिसको जहां मन चाहे वो वोट दे दे, अब ऐसे में अलग से बयानबाजी जाके कर देना उनको एक प्रोवोक करने जैसा है। उनका एक दबदबा है और एक हैसियत है उनकी अपनी, समाज में एक इज्जत है राजा भैया। और दूसरी चीज है कि जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि उनका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्रों में, मान्यवर में प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ और जो है थोड़ा सा हो सकता है इलाहाबाद का रहने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अपने अपने विचार, देखिए विश्लेषण अपना अपना अपने तरीके से हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें डिस्प्यूट की कोई बात नहीं। ठीक प्लीज अपने जो है करें, अपनी बारी का इंतजार करें। जी 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 बोलिए। मेरे समझ में कि राजा भैया एक लीडर के रूप में, एक राजनेता के रूप में निश्चित तौर से 4 विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, लेकिन एक क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि के रूप में उनकी पकड़ लगभग पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय समाज में बहुत अच्छी। उदाहरण में देखूं, देखिए सत्ताधारी पक्ष के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस जो है चुनाव में घट रही हैं। क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं से कटा हुआ है। उधर बृजभूषण शरण सिंह साहब की ट्यूनिंग योगी जी से अच्छी नहीं है, अदिति सिंह रायबरेली से खफा चल रही है। इसी तरह से अमेठी में आप देखेंगे तो राजा संजय सिंह साहब वो एक भी मंच पर, एक भी राजनीतिक रैली में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चौथा उड़ता हुआ तीर इन्होंने ले लिया राजा भैया। मैं ये नहीं कहता कि वो विपक्ष में जा, ठीक है, ये आपका विश्लेषण है, ठीक है, अच्छा सही इसकी बात नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर आप निर्दोष किसी व्यक्ति को, जब कोई वो राजनीतिक दलबाजी में फंसे ही नहीं थे, तो उनपे ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पक्ष के लिए नुकसान का विषय हो सकता है, फायदा तो कहीं से नहीं होने वाला है। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए रोशन जी ने ये कहा कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी की जिक्र किया और 1-2 नाम भी जुड़ाए। क्या वास्तव में आपको लगता है कि अनुप्रिया पटेल का ये जो बयान है राजनीतिक दृष्टिकोण से, कहते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, ये गलत टाइमिंग पे गलत बयान आ गया, क्या ऐसा हम देख सकते हैं? क्या बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजा भैया को क्षत्रिय समाज एक आइकॉनिक इमेज मानता है और शायद यही वजह है कि उनको चाहने वाले, प्यार करने वाले कोई सीमाओं में नहीं बंधे हुए हैं। आप कहें कि प्रदेश में
सिर्फ 1-2 विधानसभाएं हैं जहां पर उनका प्रभाव चलता है। हाँ, ये जरूर है उनके खिलाफ कुछ कहने से असर कई गुना बढ़ जाता है, जैसा कि बता भी रहे थे। और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि टाइमिंग की वजह से अनुप्रिया पटेल का ये बयान, अगर वो इसमें अब कोई संयम नहीं बरतती है, इस बात पर कहीं कोई मध्यस्थता की बात नहीं आती राजा भैया से, तो निश्चित तौर पर अगर ये बयान आगे भी इसी तरह फ्लोट होता रहता है तो इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर कहा जाए तो बड़े कैनवस पर राजा भैया के खिलाफ दिया गया बयान एक समाज की तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे तौर पर वो समाज एक बड़ा वोटर रहा है पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वजह कोई भी रही हो। लेकिन अब राजा भैया के खिलाफ दिए गए ये बयान, दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह क्षत्रिय समाज को उकसाने हुए बयान पर कई जगह नुकसान होता हुआ नजर आया है। और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई लाइन लेंथ ले रही है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस दिए गए बयान से ना सिर्फ जैसा कि वो कोरिलेट कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने भी जाकर पिछले चुनाव में ये कहा कि कुंडी बंद कर देंगे, और फिर उसके कई सारे जो दुष्परिणाम है वो शुरू हो गए, प्रतिक्रियाएं जो है आनी शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे। इस बयान के बाद बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आ रही। एक प्रतिक्रिया मैं पढ़ना चाहूंगा और उसमें ये लिखा हुआ है कि अनुप्रिया, तुम्हारा अहंकार इस बार मिर्जापुर में खत्म हो जाएगा। तुम्हारी तरह क्या तुमसे बड़े नेता कुंडा की हवेली में जाके, ठीक है, इस तरीके की कुछ बातें जो है, शब्द जो है हम टीवी पे नहीं बोल सकते, लेकिन प्रतिक्रियाएं जो अभिषेक वो आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग क्या कि अमर्यादित भाषा के भी इस्तेमाल कर देते हैं और उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो भाषा को जो है उसके पार जाकर अब लोग बोलना शुरू कर दिए, यानी जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अभिषेक, बिल्कुल सोशल मीडिया पे तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब से ये बयान सामने आया है, और ये वही प्रतिक्रियाएं हैं जो आने वाले वक्त में चुनाव वाले दिन कई बार वोट में भी तब्दील हो जाती हैं। लोग सोशल मीडिया आज किस कदर देखते हैं, किस कदर उसका इस्तेमाल करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लोगों की आम रोज की जिंदगी का एक बहुत अभिन्न अंग सोशल मीडिया है। लिहाजा सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान देखना, रील्स देखते समय इस तरह के बयान देखना, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक कैप्सूलिक इम्पैक्ट करता है, और वो इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव करीब है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर वोट के दिन डालेगा। इस बयान का ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजा भैया जिस लड़ाई से बचना चाह रहे थे, अनुप्रिया पटेल ने इस बयान के बाद उनको इस लड़ाई में आने का रेड कारपेट दे दिया है। जी बिल्कुल विनम्र जी, मैं एक कहावत है ना, देख के मौका मार दे चौका, लेकिन आपको लगता है कि अनुप्रिया पटेल चौका तो मारना चाहती थी लेकिन चौका लग नहीं पाया, बॉल जो है वो बैट पर सही से आ नहीं पाया, और हो सकता है कि कुछ इसके गलत इम्पैक्ट पड़े? देखिए, अनुप्रिया पटेल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अभी अभिषेक जी के इस एनालिसिस से बिल्कुल सहमत हूं कि राजा भैया आपको चुनाव में लाभ पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आपको नुकसान, राजा भैया का नाम और उनका विरोध आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। ये इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और यही नुकसान पिछली बार अखिलेश ने इसी नुकसान के लिए जनता को उकसाया। और इस तरह के बयान से अनुप्रिया पटेल अब वो छोट भैया नेता नहीं है, अब वो सोनेलाल पटेल की वो पार्टी की नेता नहीं है जिस पार्टी के केवल 1-2 विधायक हुआ करते थे और घूमते थे पीछे पीछे राजनीतिक दलों के कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, 1 सीट 2 सीट दे दीजिएगा। अब अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की एक सम्मानित गठबंधन होने के नाते केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको कम से कम सूझबूझ के साथ बयान देना चाहिए कि जिससे गठबंधन को हमारे लाभ हो, ऐसा बयान न दे जिससे हमारे गठबंधन को नुकसान हो। दूसरी बात जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि राजा भैया राजपूतों के या क्षत्रियों के बड़े नेता हैं देश भर में, मैं ऐसा नहीं मानता कि राजा भैया राजपूतों के इतने बड़े नेता हैं कि राजपूत ये नहीं देख पाएंगे कि जिस पार्टी में राजनाथ सिंह है, जिस पार्टी में तमाम और क्षत्रिय नेता है, जिस पार्टी में अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ जी का भी असली नाम उद्धृत करके उनको भी क्षत्रिय घोषित करते हैं, तो जिस पार्टी में ये इतने बड़े बड़े राजपूत नेता हैं उसमें राजा भैया का राजपूत के नाते कोई विरोध नहीं करेगा। एक बात तो ये तय है, लेकिन उनका इस प्रकार से बार बार अपमान अगर करेंगे, आप किसी भी व्यक्ति का अगर अपमान करते हैं, जलालत करते हैं, तो
उससे प्रभावित, जनता उसके ऊपर सहानुभूति से देखती ही है, और जनता जब सहानुभूति से देखती है तो आपसे बदला लेती है। ठीक है रोशन जी, ठीक है आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, और क्योंकि ये प्रश्न जो है रोशन जी ने कहा था। रोशन जी देखिए, विनम्र जी ने कहा कि अगर जैसे राजपूतों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नाम है, बड़े कद्दावर नाम है जो राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? जी, मैं उसी बात पे आता हूं। बड़ी विनम्रता पूर्वक दो बातें कहना चाहता हूं अपने भाई से। जी जी, कि राजपूतों की बेल्ट, जाट जो बेल्ट है वहां से लेकर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, हरियाणा और राजस्थान का एक दौरा कर लें ये, और थोड़ा सा राजा भैया के बारे में विस्तृत जानकारी लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े नहीं हैं। एक चीज। दूसरी चीज, सवाल इसका नहीं है कि संगठन में माननीय राजनाथ सिंह को लगभग सब जानते हैं कि हाशिए पर किया गया है उनके राजनीतिक करियर को। दूसरी चीज ये आप जान लें कि अदिति सिंह विरोध में चल रही हैं, संजय सिंह अमेठी से खिलाफ चल रहे हैं। तो सिर्फ एक राजा भैया के चलते राजपूत विरोध करे या ना करे, मैं उस बात को, हो सकता है भाई हमारे जो कह रहे थे उनसे मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ये पूरा जो एक समुदाय है, जो समाज है क्षत्रिय समाज, ये कहीं ना कहीं उस शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत के साथ 2019 और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हमें लगता है या लगभग सभी को कई अंदाजा है कि उस शिद्दत के साथ इस चुनाव में राजपूत समाज भाग नहीं ले रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष को जाएगा, उसके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि ये इतनी बड़ी बयानबाजी करने की, जो राजनीतिक मायने हैं, इतनी बड़ी बयानबाजी करने की उनके क्षेत्र में जाकर अनुप्रिया पटेल जी में ना तो हिम्मत थी, ना साहस था, ना नैतिक कोई कारण था। ये एक सोझी समझी चाल के तहत इनसे बयान दिलवाया गया है। अब इसके राजनीतिक मायने ये भी रखेंगे कि जिन लोगों ने ये बयान दिलवाए हैं उन्हीं से तो झगड़ा ही चल रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चीज समझना होगा सर कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का कोई चेहरा है तो आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनम्र जी, मैं आपको मौका दूंगा जल्दी कंप्लीट से भी ज्यादा बड़ा चेहरा योगी जी का है सर आज की डेट में। ठीक है, और चलिए ठीक है। विनम्र सेन जी कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्दों में फाइनल कमेंट है ये, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता था कि अभी भाई साहब ने बताया कि योगी जी मैंने राजा भैया इतने देश भर में इतने बड़े नेता हैं और अदिति सिंह और तमाम लोग नाराज हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण उसमें यह है कि आप पत्रकार हैं और भाई साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रदेश भर में देखें जो स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए यादवों की थी, जो स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए, कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए मुसलमानों की थी, आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षत्रिय वोटरों की है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर इस समय अभिषेक सिंह, ठीक है अभिषेक सिंह, क्षत्रिय वोटर है। चलिए अभिषेक सिंह फाइनल कमेंट आप भी कर दीजिए कि क्षत्रियों का जो महत्व है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्षत्रिय पर भी चर्चा की जा रही है, घुमा फिरा कोई हम आ जा रहे हैं, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। अभिषेक, क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन इस तरह व्यक्ति विशेष के लिए किसी भी तरह की बयानबाजियां अगर किसी चीज को बनाती नहीं लेकिन बिगाड़ जरूर देती हैं। लॉन्ग टर्म बात की जाए तो एक बड़े कैनवस पर जो पिक्चर है वो समाज को लेकर के, अगर किसी भी समाज को लेकर के इस तरह की बातें कही जाती हैं, किसी भी समाज में अगर किसी व्यक्ति की सम्मान या इज्जत की बात है उसको लेकर के अगर छीटाकशी की जाती है तो इसका निगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ जाता है। हाँ, ये जरूर है, वो ठीक है, मतलब वही ऐसी बानी बोलिए सब, ठीक है, मैं समझ गया अभिषेक आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनम्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, राजनीति में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक भाषा, कब कहां हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा टाइमिंग। अनुप्रिया पटेल ने शायद गलत टाइमिंग पे कुछ ऐसा बोला है, अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बेहतर तरीके से